साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इस समय परीक्षा श्रृंखला चल रही है, परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए हम लोग उन टॉपिक पर विशेष ध्यान फोकस करेंगे जिन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसी कड़ी में फिजिक्स में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं और जो पीएन जंक्शन होती है, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो खूब पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे पीएन संधि बनती है, इसमें विभव प्राचीर क्या है, अवक्षय परत क्या है, इस संबंध में हमने काफी कुछ देखा था। जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो पुराने वीडियो को देख करके अगर इसको आगे देखेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, जबकि इसमें हम बताएंगे आज कि किस प्रकार से जो हमारी जो पीएन संधि होती है, इसको हम फॉरवर्ड बायस के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार से हम रिवर्स बायस के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, हल्का सा आइडिया हमने पिछले लेक्चर में दिया था, लेकिन आज हम विद फिगर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमको करंट प्राप्त होती है। और ये भी हम देखेंगे कि आज इसमें कि किस प्रकार से हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि पीएन संधि जो होती है उसको हम फुल वेव और हाफ वेव के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या चीज होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये सारी बातें हो गई, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक, तो जैसे मान लिया जब कोई पीएन संधि होती है, पीएन संधि में जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन विभव से यानी धन टर्मिनल से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ऐसे युक्ति को हम कहते हैं कि फिर हमारी जो पीएन संधि है वो किस बायस में होगी, फॉरवर्ड बायस में होती है। चलिए देखते हैं एक चित्र के माध्यम से इसको। जैसे मान लिया ये हमारे पास पीएन संधि है, ये हमारे पास पीएन संधि है, और इस पीएन संधि में संधि का जो बीच वाला पार्ट, जो संधि का पार्ट है, हम ये कह सकते हैं, मान लिया ये पार्ट हमारा है, इधर वाला पी है और इधर वाला एन क्षेत्र है। ठीक, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर्स होते हैं, एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और ये हमने कोटर बना दिए पी क्षेत्र में, पी क्षेत्र में कोटर बना दिए, और एन क्षेत्र में हमने बना दिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन क्षेत्र में हमने बना दिए इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन्स है। ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन से, ये हमारा मान लिया प्लस है बैटरी का, और ये माइनस है, इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया और एक मिली एमीटर लगा दिया। एमीटर केवल लिख लें, कोई जरूरत नहीं, और इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल से हम पी को जोड़ते हैं और एन को बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं,
तो ऐसी स्थिति में ये संधि कहलाती है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो पीएन संधि जब बनी थी, हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था कि जब ये पीएन संधि बनी थी, मान लिया ये पीएन संधि के, एक मिनट, मान लिया ये अवक्षय परत थी इस जगह, ये अवक्षय परत थी। ठीक, यहां पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो गया था एन से पी की ओर, एन से पी की ओर ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ था। ठीक, ये सब हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया है पिछले से, और इस परत को हम अवक्षय परत बोलते थे। ठीक, इतना हम लोगों ने पिछला पढ़ा है। आज हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको बैटरी के धन से पी क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो इसकी वजह से एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है इसकी दिशा क्या होती है, इसके विपरीत होती है। पहले वाले यानी ई आई के विपरीत होती है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र काम करता है, इधर से इधर की ओर। ये हमारा एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है पी से एन की ओर। अब इस पूरे प्रोसेस को समझिए, क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण इधर से कोटरों का और प्रवाह संधि की ओर रुक जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का और प्रवाह संधि की ओर रुक जाता है। लेकिन जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो फिर कोटर संधि की ओर, ये भी संधि की ओर चलेंगे, यहां से इधर की ओर मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी संधि की ओर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से संधि की ओर मूव करते हैं। ठीक, और इस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे को उदासीन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण हल्की सी धारा बहने लगती है, हल्की सी धारा बहने लगती है। कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिसके कारण एक सूक्ष्म धारा बहती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इस वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं, जो पोटेंशियल बैरियर होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, हम लोगों ने देखा था कि जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो जब हम इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पर जो पी क्षेत्र के ये जो हमारे सहसंयोजक बंध है, जो जो क्रिस्टल जैसे बना हुआ है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जैसा भी हमारा बना हुआ है, तो यहां से इनके सहसंयोजक बंध, परमाणु जो भी होते हैं उनके सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर की ओर मूव करने लगते हैं, और जो कोटर उत्पन्न होते हैं वो संधि की ओर मूव करने लगते हैं। इसी समय बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जो यहाँ पर जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन और कोटर उदासीन हुए थे, एक दूसरे को उदासीन के थे, उसका स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मिलने लगते हैं, जो कि उदासीन हुए इलेक्ट्रॉनों का स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस क्षेत्र से कोटर मिलने लगते हैं, जो उदासीन हुए कोटरों को उनका स्थान ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से एक सर्किट पूरा हो जाता है जिसमें धारा बहने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत, यानी धारा इधर से इधर की ओर बहने लगती है। इसको हम अग्रधारा कहते हैं, अग्रधारा, अग्रधारा कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, मान लिया हमने ले लिया, ये हमारा इधर वोल्टेज है और इधर हमारी ये धारा का ग्राफ।
ठीक है, इधर हम ले रहे हैं धारा यानी करंट, और इधर है वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक, ये धारा मिली एम्पियर में होती है, इसलिए चाहे तो इसको हम एमए लिख लें, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, तो शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत में तो धारा का मान कम ही रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से सहसंयोजक बंध टूटने की वजह से अत्यधिक मात्रा में कोटर्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से, और ये सब संधि पर जाकर के एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिसकी वजह से एक तीव्र धारा चर घातांक की सीरीज में एक धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। शुरुआत में तो धारा का मान कम रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि इस धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब मान लिया ये हमारा 0 पॉइंट है, 0 है पॉइंट, तो यहाँ पर 1 2 और 3 पॉइंट में हम ले लें, तो 0.1 0.2 और 0.3, यानी 0.3 वोल्ट जैसे ही पहुंचता है जर्मेनियम के लिए, वैसे ही धारा का मान अत्यधिक हो जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में धारा तेजी से बढ़ने लगती है। उसका कारण क्या है कि सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर और प्रोटॉन्स जो है वो संधि की ओर गति करते हैं। बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर जो है वो चलते हैं, जो कि जो उदासीन हुए इलेक्ट्रॉन्स का स्थान ग्रहण करते हैं, यानी संधि पर जितने उदासीन हुए थे इलेक्ट्रॉन उनका स्थान ग्रहण करते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होते रहते हैं और उधर से प्रोटॉन प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ धारा का इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है। जब हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो जो हमारा अवक्षय परत वाला जो रीजन था, जो डिप्लेशन रीजन था, वो रीजन पतला हो जाता है, काफी सकरा हो जाता है। डिप्लेशन क्षेत्र जो है वो काफी पतला हो जाता है, सकरा हो जाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखें कि कहीं से पूछा जा सकता है बाई चांस। ठीक, तो ये तो रहा हमारा फॉरवर्ड बायस से संबंधित बातें, और इस समय डायोड जो है वो आपका ऑन पोजीशन में माना जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका आगे का हिस्सा। जब रिवर्स बायस में होती है तो फिर किस प्रकार से हमारा ग्राफ बनता है और किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। चलिए, रिवर्स बायस के लिए देखते हैं हम लोग। जब संधि रिवर्स बायस में होती है तो फिर जो हमारा बैटरी का जो धन टर्मिनल है उसको हम पीएन संधि के एन से जोड़ देंगे, यानी रिवर्स में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूं यहाँ पर क्या काम करें कि एक तो हम पीएन संधि बना लें, एक हम पीएन संधि बना लेते हैं। चलिए, ये हमारी मान लिया पीएन संधि बन गई है। थोड़ा सा चित्र इस बार बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से बना दो। ये मान लिया ये हमारा पीएन क्षेत्र है, यानी पीएन संधि है। इधर का हमारा पी पॉइंट और ये है हमारा एन पॉइंट, पी एन। ठीक, पी क्षेत्र में क्या है, क्वार्टर्स होते हैं, एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम यहाँ पर सर्किट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, मान लिया हम इस प्रकार से ये सर्किट बना लेते हैं, और इसमें जो है ये हमारी बैटरी हो गई,
बैटरी को जो है हम यहां पर जो इसका प्लस पॉइंट था अब हम चेंज कर देते हैं। धन टर्मिनल हमारा ये हो गया, ठीक, और ऋण टर्मिनल ये हो जाएगा पी वाला, ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा धन, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई कुंजी लगा देते हैं और कुंजी के साथ साथ कोई हम इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं इसमें लगा देते हैं हम एमीटर या मिली एमीटर लगा देते हैं। चलिए मैं मिली एमीटर लगा देता हूं साथ में यहीं पर। इस प्रकार से ये सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। एमीटर या मिली एमीटर के लिए हमने एमीटर लिख दिया जिससे आपको समझ आया अच्छी तरीके से, ठीक। अब क्या होता है कि पी क्षेत्र में हमारे क्या होते हैं, कोटर्स होते हैं, ये हम जानते हैं। एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जानते हैं। जब रिवर्स बायस में होती है तो फिर जो कोटर्स होते हैं वो फिर इधर की ओर ऋण टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। जो भी कोटर्स होते हैं इसमें पी क्षेत्र में वो सब किस टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर, यानी इधर की ओर मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धन टर्मिनल इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो भी होते हैं वो फिर इधर, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डॉट सिंबल बनाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, हमने डॉट बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने डॉट बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव करेंगे, धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ठीक, ये सब इधर की ओर मूव करेंगे। ठीक, और इस प्रकार से संधि पर देखो ना तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना हमारे उधर से कोटर्स आ रहे हैं, यानी यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी बहुत ही सूक्ष्म धारा किस वजह से प्राप्त होगी उसको मैं बताता हूं। यहाँ पर ये जो जो अवक्षय परत का क्षेत्र है ये काफी चौड़ा हो चुका है, ठीक। और यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई ये तो एन से पी की ओर दिष्ट ही होगा, और साथ में बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर ही दिष्ट हो जाता है। इस केस में धारा लगभग शून्य रहती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, कुछ ऊष्मीय विक्षोभ के कारण यहां से कुछ जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो इधर की ओर और ये इधर की ओर मूव करते हैं, जिसकी वजह से हल्की सी सूक्ष्म धारा प्राप्त होती है, सूक्ष्म धारा प्राप्त होती है। फिर क्या होता है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज को, यानी वोल्टेज को जब हम बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके सहसंयोजक बंध, जो संध के जो सहसंयोजक बंध है वो तेजी से टूटने लगते हैं, और जब तेजी से टूट जाते हैं तो फिर अचानक तीव्र धारा प्राप्त होती है। तो अगर इसका ग्राफ रूप में अगर हम इसको देखें तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। शुरुआत में तो जो है धारा का मान बहुत कम रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं, भंजन होता है, भंजन माने होता है टूटना, ठीक है। तो यह तेजी से धारा बढ़ती है, तेजी से धारा बढ़ती है। ऐसे वोल्टेज को, या वह वोल्टेज जिस पर तेजी से करंट प्राप्त होती है उसको हम एवलांस भंजन कहते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अचानक तीव्र धारा प्राप्त होती है। ये धारा के लिए ये हमारा इधर है धारा,
और वोल्टेज के लिए ये इधर वोल्टेज। ठीक, ये लगभग मान के चले 2 4 6 8 10। ठीक, माइनस में इधर को हम लिखते हैं -2 -4 -6 -8 और -10। यानी जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं तो उस केस में सहसंयोजक बंध तीव्रता से टूटते हैं और फिर अचानक तीव्र करंट प्राप्त होती है, तीव्र धारा प्राप्त होती है। वैसे तो लगभग धारा नगण्य ही रहती है। तो ये दोनों केस होते हैं जिसको हम अब धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा की दिशा ये हो जाएगी, इसको हम पश्च धारा कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा क्या हो जाएगी, धारा की दिशा के विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की ओर मूव करेंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसा अभी हमने फॉरवर्ड बायस में बताया, उसका ठीक एकदम रिवर्स तरीका है समझने का। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है कि यह जो पीएन संधि डायोड है इसको हम फॉरवर्ड बायस के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे और रिवर्स बायस के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपने देखा ही देखा। अब हम इसको ये देखेंगे कि इसको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इसी पीएन जंक्शन को हमें हाफ वेव के रूप में इस्तेमाल करना है तो फिर हम क्या काम करते हैं, और लिख देते हैं पहले, और पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति, दिष्ट डीसी करंट, अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बात को समझिए। थ्योरी इसकी जितनी भी है वो सब फिगर से ही कंफर्म हो जाएगी। हम फिगर बना रहे हैं और फिगर के माध्यम से पूरी थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मान लिया ये हमारा है ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, और इसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। मान लिया ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। फेरों की संख्या अधिक होती है। थोड़ा सा और बड़ा बना है इसको। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो जब हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ देते हैं, इसको हम निवेशी वोल्टेज कहते हैं। निवेशी वोल्टेज या निवेशी धारा, निवेशी वोल्टेज, इतना हम निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम निवेशी वोल्टेज बोलते हैं। यहां से सेकेंडरी कॉइल से हम क्या काम करते हैं कि एक पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं। मान लिया ये क्योंकि प्राइमरी कुंडली, इसलिए इस सिरे को हमने P1 कहा और इस सिरे को हमने P2 कहा। इसी प्रकार से सेकेंडरी कॉइल के इस सिरे को हम S2 कह सकते हैं, इस सिरे को हम क्या कह सकते हैं, S1 कह सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं कि इसमें हम एक पीएन संधि को जोड़ते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन संधि है। इसको बनाने का ये ढंग होता है, लिखने का ये सिंबल होता है। ये है हमारा पीएन, पी और एन, पीएन संधि है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, यहां से ये जोड़ दिया। ठीक, ये हमने जोड़ दिया। अब क्या काम करते हैं कि इसके बीच में एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। मान लिया यहाँ हमने लोड प्रतिरोध लगा दिया और यहां से 2 पॉइंट निकालिए,
जहां से हम निर्गत वोल्टेज या निर्गत धारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और बस सीधे सीधे हम इसको जोड़ ही देते हैं, बात खत्म। ठीक, लोड प्रतिरोध हम इसको आरएल कहते हैं, आरएल। ठीक, यहां से हमको निर्गत वोल्टेज मिलेगा या निर्गत धारा मिलेगी। निर्गत वोल्टेज कह ले, वोल्टेज, या फिर हम निर्गत धारा भी कह सकते हैं, निर्गत धारा। ठीक है, निर्गत धारा यहां से प्राप्त होनी को है, इसलिए हम निर्गत धारा भी कह सकते हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। शुरुआत के जब अल्टरनेटिंग करंट की आप विशेषता जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस प्रकार से चलती है, ये हम उसका भी फिगर बना देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस प्रकार से चलती है। प्रथम हाफ साइकिल में जो है वो उच्च विभव पर रहती है, यानी प्लस में, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट चलती है। ठीक है, ये है हमारी निवेशी वोल्टेज, इसको हम कह सकते हैं, ये हम निवेश कर रहे हैं। ठीक है, निवेशी वोल्टेज या निवेशी धारा। ठीक, लेकिन अब देखिए क्या होता है कि निवेशी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट के प्रथम एसी करंट है, चाहे तो हम एसी लिख दें, एसी करंट। प्रथम हाफ साइकिल में जब सेकेंडरी कुंडली का ये वाला S1 सिरा पॉजिटिव होगा, जब S1 सिरा पॉजिटिव होगा तो पीएन संधि अग्र अभिनत में हो जाती है, पीएन संधि अग्र अभिनत में हो जाती है, और जब अग्र अभिनत में होगी तो इसके बीच में धारा बहेगी, इसके बीच में धारा बहेगी। उस धारा को हम यहाँ लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में प्राप्त कर सकते हैं, इसके बीच में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के दूसरे हाफ साइकिल में, प्रथम हाफ साइकिल इतना हो गया, दूसरा हाफ साइकिल ये है। इस दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा कि S1 सिरा तो निगेटिव हो जाएगा और S2 सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। जब S1 निगेटिव हो जाएगा, S2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये जो पीएन संधि है, ये पीएन जो संधि है आपकी, ये संधि क्या हो जाती है, रिवर्स बायस में आ जाती है, और रिवर्स बायस में आने के कारण कोई भी धारा नहीं बहती, प्रतिरोध का मान बहुत उच्च हो जाता है और कोई भी धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो कोई भी जब धारा नहीं बहेगी तो यहां पर हम इसके अल्टरनेटिव करंट के सेकंड हाफ केस में, ठीक है, जब कोई धारा नहीं बहेगी तो फिर हम क्या पाते हैं कि जो निर्गत वोल्टेज है, जो निर्गत वोल्टेज है वहां पर कोई भी ग्राफ यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में हमको कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, यानी कोई धारा नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई धारा नहीं मिलेगी। तो सेकंड हाफ साइकिल में हमको कोई धारा प्राप्त नहीं होती है, यहां से यहां के बीच में कोई धारा नहीं मिलेगी, कोई धारा नहीं मिलेगी इस केस के बीच में, यहां से यहां के बीच में। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होगा, तीसरे हाफ साइकिल में, तीसरे हाफ साइकिल में यानी यहां से यहां के बीच में। ठीक है, इस हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब S1 सिरा सेकेंडरी कॉइल का जब S1 सिरा पुनः पॉजिटिव हो जाएगा और S2 निगेटिव हो जाएगा, तो पीएन संधि पुनः फॉरवर्ड बायस में हो जाती है, और फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से इसके बीच में फिर से करंट प्राप्त होती है, फिर से वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमको फिर से हाफ साइकिल में करंट मिल जाती है। ठीक, अब क्या होता है कि फिर चौथा हाफ साइकिल जो यहां से यहां के बीच में था, इसको और थोड़ा सा हम सही से बना देते हैं। तीसरे अर्ध चक्र में ये इसके बीच में कह लें, चौथे के बीच में कह लें, यहां फिर वही केस आता है कि S1 सिरा निगेटिव हो जाता है और S2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। S2 पॉजिटिव होने की वजह से संधि का N क्षेत्र पॉजिटिव और P क्षेत्र निगेटिव होने की वजह से ये पुनः रिवर्स बायस में हो जाता है, और रिवर्स बायस में होने की वजह से फिर हमको इस हाफ साइकिल में, चौथे हाफ साइकिल में भी कोई धारा नहीं मिलती, यहां से यहां के बीच में कोई धारा
नहीं मिलती है। फिर अगले केस में जो पांचवा आएगा केस, तो फिर ये रिपीट होता रहता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो हम क्या पाते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के ये जो जितने में माइनस में जाती है, ये जो नीचे वाले ग्राफ है जो बने हुए हैं, तो यहाँ पर कोई धारा आपको नहीं प्राप्त होती है, और जब ये हमारे पॉजिटिव दिशा में होती है तभी हमको धारा मिल पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही क्रम चलता रहता है। तो जो आपकी निर्गत धारा होती है वो अर्ध तरंग दिष्ट धारा होती है। निर्गत धारा क्या होती है? अर्ध तरंग दिष्ट धारा होती है। ये हमारा निर्गत धारा हो जाएगी। ठीक है, निर्गत धारा। ये ग्राफ जरा ठीक से बनाइएगा, बराबर होना चाहिए, बराबर ऊंचाई की होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ठीक से बनाएंगे समय लेकर के तो आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, एक टाइप की धारा प्राप्त होगी, ये ग्राफ कम ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए खैर, तो इस प्रकार से हमारा जो निर्गत धारा है वो कैसे मिलती है? अर्ध तरंग मिलती है, आधी तरंग इसकी गायब है। देखो यहाँ से यहाँ के बीच में अर्ध तरंग, और कैसी है? केवल जीरो से पॉजिटिव यानी दिष्ट धारा, डीसी करंट। ठीक है, तो निर्गत धारा क्या होती है? अर्ध तरंग दिष्ट धारा होती है। अर्ध तरंग यानी आधी तरंग मिलती है, अर्ध तरंग और दिष्ट धारा डीसी, डीसी करंट। ठीक, दिष्ट धारा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको जो है आराम से बनाएंगे तो अच्छा फिगर बन जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे यहां से, फिर अगर हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करना चाहे तो। देखिए, हम इसका अलग से फिगर बना देते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति, दिष्टकारी की भांति। ठीक है, ये हमारी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अर्ध तरंग वाला हो या पूर्ण तरंग हो। ये खूब पूछा जाता है, किसी भी आप पेपर को उठा लीजिए किसी भी वर्ष के, और कहीं न कहीं इनमें से मिलता ही मिलता है। इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझ लें, 2-3 बार, जितनी बार में आपकी समझ में आए, लेकिन ये समझ जरूरी है और सवाल निश्चित रूप से पूछा जाने वाला है, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको फिगर हम बनाते हैं। जैसे मान लिया हमने यही ले लिया, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली है, इसमें हमने लगाया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, निवेशी वोल्टेज हमने निवेश किया, निवेशी वोल्टेज। ठीक, और इसकी जो सेकेंडरी कॉइल रही, सेकेंडरी कॉइल जिसमें कि फेरों की संख्या हम अधिक कर सकते हैं, फेरों की संख्या हमने अधिक कर दिया। यहाँ पर हमारी ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा तो इसका रिवर्स केस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लगाते हैं क्या? यही पीएन संधि। तो इसमें हमें दो पीएन संधियों का प्रयोग करना पड़ता है। एक ये पीएन संधि हमने ले लिया, पीएन, और एक दूसरी हम और ले लेंगे। ठीक है, ये हमने दूसरा पीएन ले लिया, इसको हम बंद कर देते हैं, चाहे जैसे तो इस प्रकार से भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया, दो हमने पीएन संधियां ले लिया। अब इनके दोनों के पी सिरे जो है, दोनों के पी सिरे वो हमने प्राइमरी यानी जो सेकेंडरी कॉइल है इसके S1 से और इसके S2 से जोड़ रखा है, S1 और S2 से जोड़ रखा है, और जो N सिरे हैं इनको हम आपस में जोड़ लें, N सिरों को हम आपस में जोड़ लें। मान लिया ये हमने आपस में जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया आपस में। ठीक है, अब क्या काम करें कि यहां से हम एक जो है पॉइंट और निकाल लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल के मध्य बिंदु से यहां से हम एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। ये हमने पॉइंट निकाल लिया। ठीक, एक तार निकाल लिया, और इस तार में
अब हमने लगा दिया एक लोड प्रतिरोध, हमने लगा दिया यहां पर, हमने एक लोड प्रतिरोध लगा दिया ये वाला, ठीक। और यहीं से हमने दो सिरे निकाल लिए हैं, ठीक। यहां से हमने एक पॉइंट ये निकाल लिया और एक पॉइंट ये निकाल लिया, ठीक है। यहां से आपको निर्गत धारा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? निर्गत धारा। निर्गत धारा यहां से प्राप्त होने वाली है। ये हमारा लोड प्रतिरोध है RL, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जब ये भी PN है, ये भी PN ही है, इसको भी हमने PN लिख लिया, ध्यान देना। अल्टरनेटिंग करंट के प्रथम हाफ साइकिल में, यहां से हमारी परिभाषा निकल रही है कि अल्टरनेटिंग करंट के प्रथम हाफ साइकिल में जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का S1 सिरा धन विभव पर होता है तो उस समय, और S2 सिरा ऋण विभव पर होता है, तो ये जो इसको हम कोई जो पीएन संधि डायोड है, इसको कोई हम नाम दे लेते हैं। मान लिया इसको हमने कह लिया ये D1 नाम है, ठीक है। ये नाम क्या है? D1 नाम दे दिया, और इसका नाम हमने D2 दे दिया, D2 नाम दे दिया अपने समझने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि यह D1 डायोड जो है या DM संधि डायोड जो है वो अग्राभिनत में होगा, और जब ये निगेटिव पर होगा तो ये रिवर्स बायस में होता है, यानी D2 होगा रिवर्स बायस में। तो D1 फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से, अग्राभिनत में होने की वजह से इसके और इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में, ध्यान देना, यहां से इसके बीच में ये जो सर्किल बन रहा है, सर्किल नंबर 1 हम कह लें, अगर इसको हम सर्किल नंबर 2 कह लें तो ज्यादा समझ आ जाएगा। सर्किल नंबर 1 जो यहां से, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से यहां के बीच में जो बन रहा है, यहां पर एक धारा बहने लगती है, अग्र धारा बहने लगती है, यानी धारा यहां से यहां की ओर चलेगी, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक। और ये जब उच्च विभव पर होता है, ये निम्न विभव पर होता है, तो उसके सापेक्ष जो अगला हमारा पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट P कह सकते हैं या पॉइंट C कह सकते हैं, कोई भी नाम दे ले, ABC करके नाम दे सकते थे। तो ऐसी स्थिति में ये तो निम्न विभव पर होगा ही होगा, ये उच्च विभव पर होगा, तो इसके बीच में एक करंट प्राप्त होती है, ठीक। अच्छा, चलिए जरा हम दोनों उन धाराओं को पुनः यहाँ पर बना देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से आप समझ पाए। ये हमारे पास था निवेशी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और ये है हमारा निवेशी वोल्टेज कह सकते हो, निवेशी वोल्टेज कह सकते हो, निवेशी धारा कह सकते हो, जो भी कहो, निवेशी वोल्टेज। और निर्गत के लिए देखिए, तो प्रथम हाफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो प्रथम हाफ साइकिल में हमने पाया कि D1 के कारण धारा हमको प्राप्त हो गई, इस D1 के कारण हमको धारा प्राप्त हो गई, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट के, यानी इस करंट के सेकंड हाफ साइकिल में जब ये निगेटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा कि S1 तो निगेटिव हो जाएगा और S2 पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का S2 सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। S2 पॉजिटिव होने की वजह से ये जो D2 है, D2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जब D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये जो हमने ये सर्किल नंबर 2 बनाया है, ये इसके बीच की बात हम कर रहे हैं, इसके बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से इसके कारण पुनः धारा प्राप्त होगी, और इसके कारण कोई धारा नहीं प्राप्त होगी। D1 के कारण कोई धारा प्राप्त नहीं होगी, लेकिन D2 के कारण धारा प्राप्त हो जाएगी इस हाफ साइकिल में, तो इसके कारण फिर हमको धारा प्राप्त हो गई, ठीक। फिर अब तीसरा साइकिल इसका स्टार्ट होगा, तीसरा हाफ साइकिल, पहला हाफ साइकिल, फिर दूसरा हाफ साइकिल, फिर तीसरा हाफ साइकिल। तीसरे हाफ साइकिल में पुनः S1 उच्च विभव पर हो जाएगा और S2 निम्न विभव पर हो जाएगा। S1 उच्च होने के कारण D1 अग्राभिनत में हो जाएगा और D2 उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा। D1 के कारण फिर से धारा प्राप्त हो जाएगी और D2 के कारण कोई धारा नहीं मिलेगी, तो D1 के कारण फिर से धारा प्राप्त हो गई।
चौथे हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो D2 के कारण धारा प्राप्त हो जाएगी, D2 के कारण धारा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो निर्गत धारा है, ये निर्गत धारा यह कैसी मिल रही है आपको, पूर्ण तरंग मिल रही है, ये पूर्ण तरंग मिल रही है। तो निर्गत धारा जो है ये है निर्गत धारा, कैसी धारा मिलेगी, पूर्ण तरंग दिष्ट धारा, पूर्ण तरंग दिष्ट धारा, ठीक, दिष्ट धारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम जो है अर्ध तरंग डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम पूर्ण तरंग डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति हम पीएन शून्य डायोड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में इसमें दो बातें और रह जाती हैं, अब हम इसका देखेंगे, सोलर सिस्टम देखेंगे थोड़ा सा, और बस उसी के साथ में हमारी बातें लगभग समाप्त हो जाएंगी। सोलर सिस्टम का मतलब हो जाएगा कि कैसे हम सोलर पैनल से कैसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, या सौर हमारे सेल क्या होते हैं, इस संबंध में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो बाकी ये हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो रहा है, और इसी के साथ में आपका ये प्रतिवर्ष हम पहले भी बता चुके हैं कि इस टॉपिक से 5 नंबर से लेकर के 6-7 नंबर तक का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन 6 नंबर तक का हमने अक्सर करके देखा है, 5 नंबर तो पूछा ही जाता है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े ये जो है, ये भी काफी ग्राफ जो है बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शेष पार्ट के साथ में। धन्यवाद।